नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता अटेवा सुल्तानपुर। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मित्रों, मैंने आप सभी लोगों को इसके पहले भी बताया है, मनोविज्ञान आपके जीवन से जुड़ी हुई कथा है। आप जो अभी तक करते आ रहे हैं, वट एवर यू हैव बीन डूइंग इन योर स्कूल, इन योर क्लास, दैट इज ऑल अबाउट इट। सारा कुछ जो कुछ भी अभी तक आप करते चले आ रहे हैं अपने क्लासरूम में, अपने समाज में, अपने घर में, वही सारा आपका CDP है, बाल मनोविज्ञान है। आपको क्या करना है? मनोविज्ञान को अपने जीवन से, अपने आप से जोड़ना है। जब एज 6 से 14 साल के बीच में आती है तो मतलब समझ लीजिए प्राइमरी के बच्चा है, उसके पहले की एज आती है, ठीक है, मतलब 6 साल से पहले की एज आती है, 3, 4, 5 साल की एज आती है, जान लीजिए नर्सरी का बच्चा, आंगनबाड़ी का बच्चा है, या प्राइवेट स्कूल में समझ लीजिए प्ले ग्रुप LKG UKG का बच्चा है। और अगर 3 साल से पहले की एज की बात होती है किसी बच्चे की, तो समझ लीजिए घर में रहने वाला बच्चा है। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना है। मनोविज्ञान में सबसे आसान अगर कुछ है तो बाल मनोविज्ञान है, जिससे आप सभी लोग डरते हैं, ज्यादातर लोग डरते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में एक चीज बहुत ही काम की बताई थी। क्या बताई थी? पहली बात बताई थी कि सब्जेक्ट में, या बाल मनोविज्ञान हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका हिंदी, जो भी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, आपको एक बात दिमाग में गांठ बांध लेनी है। क्या? वो ये बांध लेनी है, आपको ये जानना कि क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड सिलेबस ऑफ UPT एंड UP टेट एंड CTET एंड जूनियर टेट। अगर उसके बियॉन्ड आप जाना चाहते हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो बनते रहिए, लेकिन परीक्षा आप नहीं पास कर पाएंगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। मनोविश्लेषणवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था कि 10 संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, जिससे कि 30 में 10 नंबर पक्का मानिए। 30 नंबर का आपका बाल मनोविज्ञान आता है। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। और 30 में 10 नंबर आपको यहां से क्लियर होने वाले हैं। कितने नंबर क्लियर होने वाले हैं? 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं भाई। तो 30 में 10 नंबर यानी 10/30। और कहां से? इन्हीं 10 मनोविज्ञान के संप्रदायों को पढ़कर, उनके सिद्धांतों को जानकर, मनोवैज्ञानिक प्रतिपादक जो भी हैं, जो, ठीक है। आपने इसके पहले क्या पढ़ा? संरचनावाद पढ़ा, ठीक है, संरचनावाद। दूसरा क्या पढ़ा आपने? प्रकार्यवाद पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रकार्यवाद। तीसरा क्या पढ़ा आपने? व्यवहारवाद पढ़ा। और चौथा हम पढ़ा रहे हैं आपको मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद पढ़ा रहे हैं आपको। सिगमंड फ्रायड साहब का है, बहुत ही सेक्सी आदमी है। पांचवा इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको गेस्टाल्टवाद या अवयवीवाद, मुंह से अंश, अंश से पूं, जो भी है। इसके बाद छठा, इसके बाद आप पढ़ेंगे संज्ञानवाद, ठीक है, ज्ञान पियाजे साहब का है। सातवां पढ़ेंगे आप सामाजिक संज्ञानवाद, वाइगोस्की साहब का है।
और इसके बाद 8वां जो आप पढ़ेंगे वो प्रयोजनवाद, जिसमें आप मैकडूगल साहब का प्रयोजनवाद, जिसमें मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद 9वां आप पढ़ेंगे क्षेत्रवाद, और 10वां इसके बाद लास्ट है आपका मानवतावाद। ठीक है, मैस्लो का। ठीक है, क्षेत्रवाद कुटलेविन का है। तो संरचनावाद आपने पढ़ लिया, उनटाओ टिचनर। ठीक है, इसके जनक हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया 1879 में वियना में, और उसके बाद से ही मनोविज्ञान जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपको मैंने पढ़ाया था, हो गया था। प्रकारवाद विलियम जेम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये उनटाओ टिचनर कौन है, मनोविज्ञान के जनक है संरचनावाद के। फिर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। फिर यहाँ व्यवहारवाद आपने पढ़ा, जिसमें आपको मैंने पावलॉव, थॉर्नडाइक, पावलॉव, थॉर्नडाइक, फिर स्किनर, फिर लॉन्गमैन, क्लार्क हल और गुथरी मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको मैंने बताया इसके पहले की वीडियोज में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। हो सकता अच्छा छोटे लग रहे हो तो आप आवाज मेरी सुनिए, दिमाग में बैठाइए। 10 नंबर पक्का है, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको। संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, सामाजिक संज्ञानवाद, प्रयोजनवाद, क्षेत्रवाद, मानवतावाद, इनके सबको नाम कौन कौन से 25 नाम है इसमें। पहले आपको नाम को मैंने इसके पहले एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं भाई, आप सभी लोग उसको देख लीजिए। सारे के सारे वीडियो एक एकदम फुल फ्लेज मैंने सिखाया है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उतना ही जाना है जितना आपको जरूरत है, और आपको अच्छा सा दिमाग बैठाना है। मनोविश्लेषणवाद, ये सिगमंड फ्रायड है, इनके बारे में कल्पना करिए। बहुत सुंदर आदमी है, बहुत सेक्सी आदमी है भैया ये। ठीक है, इधर उधर ताका झांकी करते रहते हैं, लड़कियों की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इनका जो है इसी प्रवृत्ति पर है, जैसे हैं वैसे। सिगमंड फ्रायड के बारे में मैंने बचपन में पढ़ा था, एक किताब बहुत ही अच्छी थी, उसकी मोटिवेशन की किताब। उसमें एक लाइन लिखी थी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। क्या कहा था, इस दुनिया में हर व्यक्ति की 2 ही आकांक्षाएं हैं। क्या आकांक्षाएं हैं? पहला है, मतलब हर आदमी जिंदगी में एक होता है कि महान बनना चाहता है। ठीक है, विशेष बनना चाहता है, ताली चाहता है। ठीक है, यानी महान बनने की आकांक्षा आप कह सकते हैं। ठीक है, विशेष बनने की आकांक्षा। एवरीबडी वांट्स टू बी समबडी इन हिज लाइफ। हर आदमी जीवन में कुछ बनना चाहता है, वो चाहता है कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। ठीक है, मेरा नाम हो। एवरीबडी वांट्स टू अर्न नेम, फेम, मनी। ठीक है, इन हिज हर लाइफ। और दूसरा चीज होता है सेक्स की आकांक्षा। तो 2 ही चीज होता है, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा पहली होती है, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई एम वीआईपी, आई एम वीवीआईपी। और दूसरी आकांक्षा होती है सेक्स की आकांक्षा। ठीक है, तो यहां पर जो आपके मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड साहब, उनका पूरा जो सिद्धांत है इसी के इर्द गिर्द टहलता है। इन्होंने बताया मन के 3 स्टेजेस हैं। पहली बात, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कहाँ के थे ये। डॉक्टर थे, पहले मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका मतलब साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे। वियना शहर जो कि ऑस्ट्रिया देश में है, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने मन के 3 स्टेज बताए। पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, और तीसरा अचेतन मन। चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड, व्हाट एवर यू डू ऑन पर्पज, जो कुछ भी आप जान बूझ कर करते हैं वो सारा कुछ आपका चेतन मन होता है। ठीक है, उसके बाद अवचेतन, सब कॉन्शियस माइंड, और उससे सबसे निचली परत है अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मस्तिष्क। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में। ठीक है,
दूसरा इन्होंने जो बताया, इन तीनों चीज के बारे में बताया कि इसकी क्या अवस्था है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो चेतन मन है, अगर मान लीजिए यहां पर हम एक बना दे रहे हैं नदी, बर्फ का टुकड़ा मान लीजिए हमारा ये है इतना बड़ा, ठीक है, और यहां से हम ले चल रहे हैं यहां तक, ठीक है, यहां तक मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा मन है ये समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान है, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बड़ा सा तैर रहा है समुद्र में, ठीक है, ये समुद्र में तैर रहा है, जिसका अधिकांश भाग डूबा रहता है। इसीलिए मैंने दोबारा चित्र बनाया। देखिए ये जो बर्फ का टुकड़ा है आप देख रहे हैं, ये ज्यादा डूबा हुआ है, ठीक है। अब जो डूबा हुआ है वो है अचेतन। क्या है? अचेतन या अनकॉन्शियस माइंड। जो बाहर निकला है वो है चेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड। क्या है? कॉन्शियस माइंड। और ये अचेतन जो है, ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग है जो कभी डूबता है कभी ऊपर निकल जाता है। फिर समझिए, अचेतन जो है ज्यादा भाग होता है, अधिकांश भाग जो होता है डूबा है। चेतन मस्तिष्क पानी के बाहर है, और अचेतन क्या है, वो पानी में बर्फ ऐसे 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 कर रहा है, तो कभी ऊपर कभी नीचे। मस्तिष्क का ज्यादा हिस्सा उन्होंने बताया अचेतन है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया, सेकंड नंबर पे मन पर शासन करने वाली शक्तियां। मन पर शासन करने वाली शक्तियां कौन कौन सी होती है इन्होंने बताया। एक होता है ईदम, ईड, दूसरा अहम, ईगो, और तीसरा परम अहम यानी सुपर ईगो। अब जरा समझिए क्या होता है, ईदम क्या है या अहम क्या है या परम अहम क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, आप बहुत सारा जो सिद्धांत है उसको एकदम कंठस्थ करें, उससे अच्छा है एक एग्जाम्पल आप दिमाग में बैठा लें। अब मान लीजिए किसी की जेब से 500 रुपया गिर गया, ईदम क्या कहेगा, ले लो ले लो ले लो, ले लो भैया। लेकिन ये क्या है, अनैतिक है, गलत है, सही नहीं है, ठीक है, यानी अच्छी बात तो नहीं है, कह रहा ले लो ले लो ले लो, किसी का पैसा गिर गया ले लो, ठीक है। अब ये ईदम जो ले लो ले लो ले लो कर रहा है, इसका मतलब सुख दे, अपने आप से मतलब है ये, ठीक है। और ये वंशानुक्रम से आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। पिताजी लालची थे, उनके पिताजी लालची थे, और आप भी लालची होते जा रहे हैं, वंशानुक्रम से आता है। लेकिन आपका जो अहम है, ठीक है, ये साधारण अंतःकरण है, कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड है ये आपका, ठीक है। ये कहता है नहीं भैया ये गलत है। क्या कहता है, हम कहता है ना लो ये ठीक नहीं है। 500 रुपया गिरा, आपका एक तरफ मन कहा, ईदम ने कहा ले लो ले लो ले लो, अहम क्या कह रहा है, ना लो ये ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहा ये, ठीक है, चूंकि ये अंतःकरण है लेकिन साधारण अंतःकरण है। लेकिन परम अहम क्या कहता है, नहीं लेंगे, और नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह से तीन बातें आपके समझ में आता है, ठीक है। एक है आपका इदम, ईड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सुख पर है आधारित, वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है। आम जो है ये वास्तविकता जगत में आता है कि भैया नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, ये वातावरण से प्रभावित हो रहा है, दुनियादारी देख रहा है, अच्छी बात नहीं है, ये चोरी चमारी करना अच्छी बात नहीं है, पकड़े जाओगे जेल होगी, ठीक है। साधारण अंतःकरण है। और परम हम कहता है उच्च अंतःकरण, एकदम से मना कर देगा, प्रहरी है ये, बुरी इच्छा को एकदम रोक देगा, नहीं गलत बात है, ठीक है, पैसा जिसका है छोड़ो इसको, जाने दो।
तो इस तरह से आपके दिमाग में मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, हिंदी में इदम, अहम और परम अहम। ठीक है, दिमाग में एक एक पॉइंट बैठा लीजिए। इदम क्या है? सुख का सिद्धांत है, अपने सुख से मतलब है, पैसा ले लो ले लो ले लो, वंशानुक्रम से जुड़ा है, लेकिन ये अनैतिक है, गलत है। अहम क्या है? वास्तविक जगत से जुड़ा हुआ है, कहता है नहीं ये बात सही नहीं है, गलत है। वातावरण दुनियादारी से प्रभावित है, लेकिन साधारण अंतःकरण है, जिद नहीं कर पा रहा, कह तो रहा है गलत है, लेकिन रोक नहीं लगा पा रहा है। जबकि परम अहम क्या कहता है? ये उच्च अंतःकरण है, प्रहरी है, रोक देता है, बुरी इच्छा को नहीं, ये गलत है, नहीं लिया। और ये नैतिक है, क्या है? नैतिक है। तो नैतिक कौन है? परम अहम। ठीक है, अनैतिक कौन है? इदम है। और बीच वाला क्या है? अहम है। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आते हैं सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियां। सिगमंड फ्रायड ने काफी शब्दों का प्रयोग किया था, जिन पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे प्रसिद्ध है आपका इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडीपस। इलेक्ट्रा और ओडीपस के बारे में एक कहानी है कि यूनान में एक राजकुमारी थी जिसका नाम इलेक्ट्रा था, और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इलेक्ट्रा लड़की थी, राजकुमारी थी, अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने ठीक है पिता के मामले में माँ का हस्तक्षेप एकदम बर्दाश्त नहीं करती थी, और इसीलिए उसने अपने माँ का क्या कर दिया? माँ की हत्या कर दी, मार दिया। यहाँ देखिए मैंने कहानी लिखा है, क्या लिखा है? यूनान में एक राजकुमारी थी इलेक्ट्रा, जो अपने पिता को इतना पसंद करती थी कि अपनी माँ का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती थी, और इसलिए उसने अपनी माँ को मार दिया। ठीक है, तो यानी पिता से ज्यादा प्यार करती है पुत्री इलेक्ट्रा ग्रंथि। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रा मतलब यहाँ पुत्री पर जोर दीजिएगा। ठीक है, ओडीपस क्या है? इसी का उल्टा पुत्र। ठीक है, पुत्र का लगाव माता से है, यानी ओडीपस जो राजकुमार था उसका भाई इलेक्ट्रा का, वो अपनी माता से प्यार करता था और इसमें पिता का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था, इसीलिए उसने पिता को मार दिया। लेकिन गलती क्या करते हैं? आता है ठीक है एग्जाम में। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि का संबंध है किससे? पुत्री, पुत्र किससे है? इलेक्ट्रा पुत्री है, ओडीपस क्या है? पुत्र है। यहाँ पर पुत्र का लगाव माता से है, लेकिन माता पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, एक बार मैंने भी गलती की थी इसलिए बोल रहा हूँ। ओडीपस मतलब पुत्र, इलेक्ट्रा मतलब पुत्री। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड है लिबिडो। लिबिडो मतलब मैंने बोला था, ये आपके सिगमंड फ्रायड साहब जो हैं, इनकी सारी फिलॉसफी जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? सेक्स के, यानी काम प्रवृत्ति के, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो लिबिडो मतलब क्या है? काम प्रवृत्ति, सुख चाहते हैं हम, और ये सुख चाहना किससे है? आपको बताया गया था। पहला क्या था? ईदम। दूसरा क्या था? अहम। तीसरा क्या था? परम अहम। बताए थे अभी हम। तो सुख कहाँ पे है? ईदम पे है। सुख यहाँ पर है ईदम में। यहाँ पर क्या है? वंशानुक्रम से है। तीसरा क्या बताए थे हम? नैतिक है। ठीक है, क्या है? नैतिक है। ठीक है, और अहम के बारे में क्या बताए थे? ये साधारण अंतःकरण है। कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं भैया गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन एकदम से रोक नहीं पाते हैं। परम अहम क्या है? ठीक है, ये उच्च अंतःकरण है। क्या बताए? उच्च अंतःकरण, उच्च अंतःकरण है। और ये ठीक है, पहला क्या था? ईदम अनैतिक है। क्या है? अनैतिक। अभी मैंने नैतिक बोल दिया था क्या? ईदम अनैतिक है, गलत है, सुख चाहता है। और परम अहम क्या है? नैतिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिबिडो काम प्रवृत्ति सुख चाहती है, यानी ईडम है। ठीक है, ईदम, ईदम ठीक है, जो कि अनैतिक है, गलत है, अपने सुख से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है।
तो लिबिडो का संबंध कहाँ से है? ईदम से है। यही शक्ति मनुष्यों का ऊर्जा बल है। लेकिन काम प्रवृत्ति जो होती है यही हमारी एनर्जी होती है। अगला है इरोस। इरोस क्या है? ये जीवन की मूल प्रवृत्ति यानी जीने की इच्छा। हर आदमी जीना चाहता है, इसके बावजूद कि वो जानता है कि मुझे एक न एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। इसको इरोस नाम दिया उन्होंने, जीवन की मूल प्रवृत्ति। और पांचवा है थनाटॉस। थनाटॉस क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति अर्थात मरने की बात की सोच। ठीक है, हर आदमी ये सोचता है मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। ये क्या है? थनाटॉस है। ठीक है, तो अभी आपने जो सीखा, ठीक है, 5 चीजों के बारे में क्या क्या सीखा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रा लड़की। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रा लड़की के बारे में पढ़ा। ठीक है, पुत्री लड़की। दूसरा ओडिपस पुत्र लड़का। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा आपने? लिबिडो सेक्स या काम प्रवृत्ति। उसके बाद चौथा क्या पढ़ा? इरोस जीने की इच्छा। और थनाटॉस मरने की इच्छा। थनाटॉस मरने की इच्छा नहीं, मरने की बात क्या सोच होती है, इसका मतलब हो गया। तो इरोस जीना मरना दिमाग में ऐसे बैठा लो बस। ठीक है, इलेक्ट्रा लड़की, ओडिपस लड़का, लिबिडो काम प्रवृत्ति सेक्स, इरोस जीने का, थनाटॉस मरने का। ठीक है, इतना बहुत है आपके दिमाग में बैठाने के लिए, इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या दिया? मनोलैंगिक विकास की अवस्था। क्या दिया? मनोलैंगिक विकास की अवस्था। जैसे कि इसके पहले आपने, ठीक है, विकास की अवस्था पढ़ा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। इन्होंने नए ढंग से इसका वर्णन किया है। ठीक है, अपने आधार पर। जैसे कि मैंने बताया, ये शख्सी आदमी है तो ये क्या कहते हैं? पहली है मुखी अवस्था, जन्म से 1.5 साल बच्चा उंगली डाल के चूसता रहता है, मुखी अवस्था है। मुंह से ज्यादा काम होते हैं। बच्चा जानता है हाँ दूध पीना है, मुंह में लगा दिया, दूध पीने लगता है। तो ये जन्म से 1.5 साल है। गुदी अवस्था क्या है? 1.5 से 3 साल का बच्चा है, यानी प्ले ग्रुप में आने से पहले का। ठीक है, नर्सरी में आने से पहले का बच्चा, गुदी अवस्था। इसको मलमूत्र में आनंद आता है गुदी अवस्था में। ठीक है, फिर लैंगिक अवस्था इन्होंने बताया है, फैलिक स्टेज, 3 से 5 वर्ष। ये 3 से 5 वर्ष क्या है? यानी प्ले ग्रुप 3 साल, LKG 4 साल और UKG 5 साल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस सक्रिय हो जाते हैं। इलेक्ट्रा ओडिपस का मतलब क्या हुआ? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इलेक्ट्रा लड़की थी तो पिता से प्यार करती थी, ओडिपस लड़का था तो मम्मी से प्यार करता था। तो एक किस्म से इनका तात्पर्य यही है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है 3 से 5 साल की अवस्था में ही। लेकिन उसके बाद भाई साहब इन्होंने एक चीज किया है जो मुझे समझ में नहीं आती आज तक। ठीक है, अब कह दिए हैं, चलिए मान देते हैं, लिख के चले गए। सुसुप्ता अवस्था या अत्यक्त अवस्था बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, 5 से 12 साल। इसमें कहते हैं काम प्रवृत्ति सेक्स की भावना 0 हो गई। 5 से 12 साल हमारा क्या है? लगभग ये प्राइमरी का बच्चा है। ठीक है, प्राइमरी का बच्चा है। कक्षा 6 साल में कक्षा 1, 7 साल में कक्षा 2, 8 साल में कक्षा 3। ठीक है, 9 साल में कक्षा 4, 10 साल में कक्षा 5। ठीक है, 11 साल में कक्षा 6 और 12 साल में कक्षा 7 बोल रहे हैं। ये इनका जो है भैया काम प्रवृत्ति शख्स की इच्छा जो है यहाँ पर मर गई है, भगवान जाने कह रहे हैं, मान लो। फिर जननेंद्रिय अवस्था इसके बाद फिर चालू हो जाती है, 12 से 15 साल या 12 से ... ठीक है, ये लगातार चालू रहती है, कहीं कहीं 12 से 15 दिया रहता है। यहाँ पर जो है जनन के अंग जो है, ठीक है, ये फिर से काम प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो सारा मैटर इनका काम प्रवृत्ति का है। जन्म से 1.5 साल, 1.5 से 3 साल, 3 से, ठीक है, 3 से 5 साल, 5 से 12 साल और 12 से 15 या आगे ... ये इन्होंने, ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बताया भाई। ठीक है, इसके बाद क्या बताया? ये बस थोड़ा सा बचा है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य। इन्होंने कुछ जो है प्रयोग किए हैं। ठीक है,
इससे जो है ये, हालांकि ये सपने का विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक थे, तो लोगों के बातचीत से पता लगाते थे। किसी चीज को बोलने के लिए बोल दिए कि अच्छा एक काम करो, तुम जो है दहेज प्रथा के बारे में बोलो, एकाएक दे दिए बिना कुछ बताए टॉपिक, ठीक है। फिर बोले अच्छा देश के बारे में बोलो, देश क्या है, अच्छा चलो जीवन के बारे में बोलो। मतलब बिना बताए किसी भी टॉपिक को दे देते थे किसी को भी और कहते थे बोलो, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेम्पोर कहते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर, स्वतंत्र शब्द साहचर्य, ठीक है, यानी स्वतंत्र शब्द दे देंगे आपको, उसके बारे में पहले से पता नहीं होगा कि हमको इस बारे में बोलना है, यानी बिना बताए किसी भी शब्द पर बोलना या विचार व्यक्त करना, ठीक है। तो इसमें अलग अलग विचार, जैसे सेना में एक बार जो है, ठीक है, जीवन के बारे में सैनिकों से कहा गया बोलिए, किसके बारे में, जीवन के बारे में। तो एक देशभक्त सैनिक था जो कि सेना में शहीद हो जाते हैं लोग, उसने कहा जीवन देश के लिए है। अब जीवन की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी होगी, ठीक है, कि जीवन क्या होता है, लेकिन उसने कहा जीवन देश के लिए है। तो इससे क्या पता लगता है कि वो देशभक्त है, उसको अपने दुनियादारी अपने सुख से मतलब नहीं है, ठीक है, वो देश के हित को सर्वोपरि हित मानता है। तो यहाँ पर, ठीक है, इससे पता चलता है कि उसकी विचारधारा क्या है, यानी कहा भैया ठीक है तुम जाओ बॉर्डर पे लड़ने के लिए, नहीं। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, स्वप्न विश्लेषण किया था, ड्रीम्स, उसके किताब भी लिखा है इन्होंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। तो इस तरह सिगमंड फ्रॉइड साहब के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। एक बार मैं आपसे फिर से यही बोल रहा हूं, आप सभी लोग जो है एक एक चीज को दिमाग में बैठाते चाहिए, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। एक और मनोवैज्ञानिक हैं आपके, मनोविश्लेषणवादी हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए, इनका नाम है कार्ल जुंग। इस पे ही क्वेश्चन बनता है, कार्ल जुंग या कार्ल युंग भी कहते हैं। बस इसके बाद हम बात खत्म करते हैं। ये मनोविश्लेषणवादी हैं आपके, इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है इंट्रो, इंट्रो शब्द जहां भी लग जाए इसका मतलब अंतर। एक्सट्रो जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, ठीक है, एक्सटीरियर डिजाइनिंग होती है। इंट्रो यानी अंतर्मुखी, जो अपनी बात को अपने तक रखता है वो इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है, किसी से बताना नहीं चाहता है, मन ही मन जो है अपने टेंशन को लिए रहता है, अपनी प्रॉब्लम को लिए रहता है, या किसी अपने गुप्त बात को लिए रहता है, किसी से बताना नहीं चाहता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, और भैया ठीक-ठाक सब, और पांडे जी क्या हाल है, अरे शुक्ला जी, अरे सुना यार बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी नेता टाइप आदमी होता है, ठीक है, अपनी हर बात को दूसरे शेयर करता है। और इसके अलावा एम्बीवर्ट होता है, जो कि दोनों का मिक्स है, कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों में बहिर्मुखी उभयमुखी की भावना होती कॉमन, ठीक है। इंट्रोवर्ट के अंदर भी कुछ जो है उभयमुखी होंगे, कुछ ना कुछ एक्सट्रोवर्ट जरूर होंगे, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट के अंदर भी होता है कुछ ना कुछ उभयमुखी एम्बीवर्ट होते हैं, तो ये दोनों का मिक्स हो गया। तो एक इंट्रोवर्ट हो गया, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, और इन दोनों का मिक्स क्या हो गया, एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी। किसने दिया, कार्ल जुंग या कार्ल युंग ने दिया। यह सिद्धांत क्वेश्चन कई बार रिपीटेड में आ चुका है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। साइको एनालिसिस जो है आपका ये खत्म हुआ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके दिमाग में सारी बातें बैठ गई होंगी, ठीक है। आप लोग कृपया एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टेट और जूनियर टेट और सी टेट व्हाटसोएवर, आपको ध्यान देना है कि एक ही बार में सारी बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो करना क्या है, एक बार आप देखिए, फिर दोबारा देखिए, फिर तीसरी बार देखिए। कोई भी नई चीज आपके दिमाग में एक बार में नहीं बैठती है। पहली बार में जैसे आपको कोई नया वर्ड बता दिया जाए, मैंने मान लीजिए एंथुसियाज्म, अब एंथुसियाज्म मतलब होता है आकांक्षा। आज आपने सुना, अगली बार फिर एंथुसियाज्म आपके सामने आया, आकांक्षा। तीसरी बार जब वो चीज आपके सामने रिपीट होगी तो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी चीज को पूर्व ज्ञान
ठीक है, से जोड़ कर पढ़िए। जैसे मैंने सिगमंड फ्रायड को पढ़ाया है, तो मुझे बचपन की मैंने बताया किताब पढ़ा, तो उसमें सिगमंड फ्रायड ने कहा था हर व्यक्ति के अंदर दो आकांक्षा होती है, एक महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, दूसरी सेक्स। ठीक है, तो हमारे दिमाग में बैठा था हाँ भैया सेक्सी आदमी है तो सारा कुछ इनका मैटर यही होगा। ठीक है, ये जितने भी चीजें बता रहे हैं भैया शुरू से ले करके जो है अंत तक, अभी इसके अभी आपने पढ़ा सारी अवस्थाएं जो भी बताए। ठीक है, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, ये सब कहाँ से, उनका दिमाग यहीं पे है। लैंगिक अवस्था, सुसुप्ता अवस्था, इनमें सब में सेक्स से ही संबंधित सारी चीजें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ठीक है, so that's all for today. Thank you very much for watching my video, and if you like, if please do subscribe and share to your friends. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद गेस्टाल्टवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।